गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने महाराणा कुंभा के बारे में जाना था, उनकी विजयों के बारे में जाना था, उनके अन्य राजपूत राजाओं के साथ कैसे संबंध रहे हैं, मारवाड़ के साथ कैसे संबंध रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने उनका जाना। लेकिन महाराणा कुंभा सिर्फ अपने राजनीतिक जीवन की वजह से ही प्रसिद्ध नहीं है, उनकी काफ़ी सांस्कृतिक उपलब्धियां रही है जो कि उस समय के कुछ ही राजाओं में उपलब्ध थी और वो इसके कारण ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, तो उनकी वो ये उपलब्धियां क्या रही है इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। महाराणा कुंभा केवल पराक्रमी योद्धा ही नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक उपलब्धियों में भी वह सर्वोपरि थे। कला एवं विद्या की अभिवृद्धि में विशेष अनुराग रखने के कारण उन्होंने साहित्य, कला, नाट्यशास्त्र, भाषा, दर्शन आदि में नव चेतना का संचार किया था। इन विविध विद्याओं में जो उन्नति महाराणा कुंभा के काल में हुई वह कई शताब्दियों में नहीं की जा सकती थी। उसके समय के स्थापत्य के प्रतीक उनके कला प्रेम का प्रमाण है। वह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान और विद्वानों के आश्रयदाता थे। बात करें कुंभा और स्थापत्य के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम उन्होंने स्थापत्य के कला के अंदर किया है। इतिहास में महाराणा कुंभा का जो स्थान एक विजेता के रूप में है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान उनका स्थापत्य के संबंध में है। वस्तुतः महाराणा कुंभा के समय में मेवाड़ में जितना निर्माण कार्य हुआ उतना मेवाड़ के किसी राणा के शासन काल में नहीं हुआ। कुंभा स्थापत्य कला के प्रेमी थे। वे भारत की गुप्तकालीन कला से प्रभावित थे, जो दुर्गों, मंदिरों, भवनों और जलाशयों के निर्माण के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती थी। कुंभा ने इस परंपरागत शैली में सामरिक आवश्यकता एवं सुरक्षा का अंश मिलाकर उसे विशेष रूप में पल्लवित एवं विकसित किया था। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार कुंभा ने मंदिरों के निर्माण में भी सुरक्षा और धार्मिक भावना का सामंजस्य उपस्थित कर एक नूतन चेतना को जन्म दिया था। जहाँ तक सामरिक स्थापत्य का प्रश्न है, दुर्ग निर्माण का स्थान सर्वोपरि है। कुंभा ने मेवाड़ राज्य के विभिन्न भागों में दुर्गों का निर्माण कर मेवाड़ की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया। कविराज श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। इन 32 दुर्गों में कुंभलमेर या कुंभलगढ़ का दुर्ग सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अपने राज्य के पश्चिमी सीमा और सिरोही के बीच के तंग रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए नाकेबंदी की गई तथा सिरोही के निकट बसंती दुर्ग का भी निर्माण करवाया गया। उपद्रवी मेरों को नियंत्रण में रखने के लिए मचान का दुर्ग बनवाया गया। इस दृष्टि से कोलन और बदनौर के निकट बैराट के दुर्गों का भी निर्माण करवाया। भीलों की शक्ति पर अंकुश रखने तथा उन पर राज्य का प्रभाव बनाए रखने के लिए भोमट के क्षेत्र में भी अनेक दुर्ग बनवाए। इन सभी दुर्गों के निर्माण से मेवाड़ राज्य की पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सीमा सुरक्षित हो गई। कुंभा ने नए दुर्ग निर्मित करवाने के अलावा पुराने दुर्गों का भी जीर्णोद्धार करवाया। आबू में अचलगढ़ नामक स्थान पर परमारों का प्राचीन दुर्ग था। इस दुर्ग की सामरिक उपयोगिता को देखते हुए इसे नवीन दुर्ग में परिवर्तित करवाया, ताकि यहाँ से सीमांत भागों को सैनिक सहायता पहुँचाई जा सके। वास्तुकला की दृष्टि से इसमें स्वयं अपने निवास के लिए तथा सेना के रहने के लिए निवास स्थान बनवाए और इसके साथ साथ गोदाम और कृत्रिम पानी की टंकियाँ भी बनवाई। बुर्जों और द्वारों का निर्माण इस प्रकार करवाया गया कि शत्रु उस पर आसानी से आक्रमण न कर सके। इस दुर्ग के निर्माण में कुंभा ने सामरिक और राजकीय आवश्यकताओं को प्रधानता दी थी। कुंभलगढ़ का दुर्ग कुंभा की युद्ध कला और स्थापत्य रुचि का महान चमत्कार कहा जा सकता है। अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी शाखा के एक छोर पर स्थित यह दुर्ग एक ओर तो सैनिक उपयोगिता और निवास की आवश्यकता की पूर्ति करता था, तो दूसरी ओर कुंभा की सामरिक योग्यता को ज्वलंत उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। कहा जाता है कि कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। इसका प्रमुख शिल्पी मंडन था। दुर्ग में लगभग 50,000 व्यक्ति निवास कर सकते थे।
तथा इतने ही लोगों के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक विशाल तालाब भी बनवाया। दुर्ग के मध्यवर्ती ऊंचे स्थानों पर मंदिर, मकान और राजप्रसाद बनवाए गए तथा समतल भूमि खेती के लिए सुरक्षित रखी गई। दुर्ग को चारों तरफ से विशाल प्राचीरों और बुर्जियों से मजबूत बनाया गया। दुर्ग के सबसे ऊंचे भाग पर कुंभा ने अपना निवास बनवाया था, जिसे कटारगढ़ के नाम से पुकारा जाता है। दुर्ग को कई पहाड़ियों और घाटियों को मिलाकर ऐसा बनाया गया था जिससे इसकी सुरक्षा स्वाभाविक रूप से हो जाती थी। यद्यपि अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ दुर्गों को बनवाने में उन्होंने अतुल धनराशि खर्च की, लेकिन कटारगढ़ में बनाए गए स्वयं के महल पूर्ण सादगी लिए हुए हैं, जो कुंभा के त्यागमय चरित्र का प्रमाण है। दुर्ग की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है, यह गढ़ राज परिवार के लिए तथा आसपास की बस्ती के लिए सुरक्षा की व्यवस्था महाराणा कुंभा के बाद भी सदियों तक करता रहा है। सैनिक सुरक्षा के विचार से इस दुर्ग की उपयोगिता अत्यधिक थी और इस दृष्टि से यह अपने ढंग का हमारे देश का एक ही दुर्ग है। दुर्गों के बाद चित्तौड़ दुर्ग में कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ तो आज भी उस महान शासक का इतिहास बतला रहा है। वैसे तो कुंभा ने कुंभलगढ़ में कीर्ति स्तंभ भी बनवाया था, लेकिन चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ अधिक प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य संभवतः 1439 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1459 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ। इसका निर्माण योजना में सूत्रधार जेता तथा उसके पुत्र नापा एवं पूंजा का विशेष योगदान रहा है। इसकी पुष्टि कीर्ति स्तंभ की पहली व दूसरी मंजिल पर लगे शिलालेखों से होती है। यह स्तंभ नीचे से 30 फुट चौड़ा है तथा इसकी ऊंचाई 122 फुट है। इसमें 9 मंजिलें हैं जिन पर चढ़ने के लिए घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। संपूर्ण कीर्ति स्तंभ हिंदू देवताओं की आदित्य मूर्तियों से आच्छादित हिंदू शैली के अलंकरण से सुसज्जित है। कीर्ति स्तंभ की मूर्तियों की प्रमुख विशेषता यह है कि शिल्पकारों ने प्रत्येक मूर्ति के नीचे उनके नाम भी खोद दिए हैं। जिसकी मूर्ति है, इससे मूर्ति के संबंध में सरलता से जानकारी उपलब्ध हो जाती है। कीर्ति स्तंभ की मूर्तियाँ तत्कालीन जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालती है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने ठीक ही लिखा है कि जीवन के व्यवहारिक पक्ष को व्यक्त करने वाला यह स्तंभ एक लोक जीवन का रंगमंच है। कुछ विद्वानों के अनुसार कीर्ति स्तंभ का निर्माण महमूद खलजी पर विजय के प्रतीक स्वरूप किया गया था, किंतु उपेंद्रनाथ डे की मान्यता है कि यह विजय स्तंभ न होकर विष्णु स्तंभ है। लेकिन इस मान्यता को कि कुंभा ने महमूद खलजी को परास्त कर अपने विजय की स्मृति में इसे बनवाया था, सर्वथा अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि कुंभा ने महमूद खलजी को परास्त किया, जिसकी पुष्टि कुंभलगढ़ प्रशस्ति श्लोक 268-70 तथा रनकपुर का शिलालेख विक्रम संवत 1426 से होती है। डॉक्टर R.P. व्यास के अनुसार यह विजय स्तंभ केवल विजय स्मारक ही नहीं वरन हिंदू प्रतिभा शास्त्र की एक अनुपम निधि है। कुंभाकालीन स्थापत्य में मंदिरों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि ये मंदिर अपनी निर्माण शैली में परंपरागत शैली से कोई भिन्न नहीं है, परंतु इनकी विशालता और तक्षण कला निश्चय ही विलक्षण है। ऐसे मंदिरों में चित्तौड़ का कुंभ स्वामी मंदिर और श्रृंगार गौरी का मंदिर, एकलिंगजी में मीरा मंदिर और रनकपुर का मंदिर अपने ढंग के अनूठे हैं। तिथि क्रम की दृष्टि से रनकपुर के मंदिर सबसे पहले बने थे। एकलिंगजी का मंदिर बहुत पुराना है, किंतु कुंभा ने मूल मंदिर में एक विशाल मंडप और तोरण का निर्माण करवाया था। कुंभा ने चित्तौड़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ के प्रत्येक दुर्ग में कुंभा स्वामी के मंदिर बनवाए थे। कुंभा के काल की सभी देवी मूर्तियों, आभूषणों तथा सर्वथा नवीन प्रसादों से युक्त है। इन मंदिरों में कुंभाकालीन जीवन की घटनाएं और पौराणिक कथाएं अद्भुत सफाई और शक्ति एवं कौशल से उत्कीर्ण की गई थी। कलाकारों की अनुपम कृतियाँ अपनी सजीवता तथा सौंदर्यपूर्ण कला की उत्तमता के विशिष्ट उदाहरण है। ये मंदिर महाराणा कुंभा की भक्ति भावना को भी प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं कुंभा का विद्या अनुराग। महाराणा कुंभा न केवल पराक्रमी योद्धा और स्थापत्य प्रेमी ही था, बल्कि वह एक विद्वान एवं विद्यानुरागी शासक भी था। वह एक कवि, नाटककार, टीकाकार तथा संगीताचार्य था। एकलिंग महात्म्य से विदित होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य में बड़ा निपुण था। युद्धों एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद वह उत्कृष्ट कविता की रचना भी कर लेता था। वह अपने समय का श्रेष्ठ संगीतज्ञ था। उसे संगीत कला का इतना व्यापक ज्ञान था कि कोई व्यक्ति उसकी क्षमता नहीं कर सकता था। इसलिए लोग उसे अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारने लगे थे। संगीत के क्षेत्र में स्वयं कुंभा ने 3 ग्रंथों की रचना की थी।
जिनके नाम है संगीतराज, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया। ये अधिकतर आप स्टूडेंट्स ध्यान दें, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कुंभा के संगीत ग्रंथ कौन कौन से हैं, या उनके किसी एक ग्रंथ का नाम पे टिक लगाइए, सही विकल्प को चुनिए। तो उनमें आपको ये याद रखें, संगीतराज, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया। कुंभा ने संगीत के विख्यात ग्रंथ संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया सुप्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद का भाषा अनुवाद है। कुंभा ने चंडी शतक की भी टीका लिखी थी। रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ सुधा प्रबंध भी कुंभा की रचना ही बताई जाती है। इस प्रकार कामराज रतिसार नामक ग्रंथ के सृजन का श्रेय भी कुंभा को दिया जाता है। कुंभा एक अच्छा नाटककार भी था और उसने 4 नाटक भी लिखे थे। इन नाटकों से प्रमाणित होता है कि कुंभा को मेवाड़ी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी और कन्नड़ भाषाओं का भी पर्याप्त ज्ञान था। कुंभा स्वयं तो श्रेष्ठ विद्वान था ही, साथ ही विद्वानों और कलाकारों का आश्रयदाता भी था। कुंभा ने अपनी देखरेख में विद्वानों से भवन निर्माण कला पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखवाए थे, जिनमें से कुछ तो आज भी उपलब्ध होते हैं। मंडन नामक विख्यात शिल्पी ने देव मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वस्तु मंडन, वास्तुशास्त्र आदि ग्रंथों की रचना की थी। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी और मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्धार धोरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की थी। कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना 3 कवियों कवि अत्रि और महेश ने की थी। कवि अत्रि काव्यशास्त्र का आलोचक भी था तथा उसे मीमांसा, न्याय और वेदांत में विशेष योग्यता प्राप्त थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किया। इसके अतिरिक्त एकलिंग महात्म्य का लेखक कान्हा व्यास कुंभा का वैतनिक कवि था। कुंभा के शासनकाल में अनेक जैन विद्वान भी हुए, जिन्होंने काव्य ग्रंथों एवं धर्म ग्रंथों की रचना की। इनमें सोमसुंदर, जयचंद सूरी तथा सोमदेव आदि उल्लेखनीय हैं। कुंभा ने अपने राज्य में शिक्षा की उन्नति का भी पूरा ध्यान दिया था। वह बहुत से आचार्यों तथा शिक्षण संस्थाओं को समय समय पर आर्थिक अनुदान देकर प्रेरित करता था। कुंभाकालीन सांस्कृतिक विकास के कारणों की विवेचना करते हुए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस बौद्धिक और कलात्मक अभिसृष्टि के प्रमुख कारणों में मेवाड़ की प्राचीन परंपराओं का गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र की सभ्यताओं से संपर्क का होना था। इसमें संदेह नहीं कि उस समय अनेक विद्वान महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा से यहाँ आते रहे और यहाँ के विद्वान उन भागों में जाते रहे। साथ ही इस सर्वतोमुखी उन्नति के लिए कुंभा की उदार सांस्कृतिक रुचि, कला संरक्षण की भावना तथा विद्यानुराग बहुत बड़े कारण थे, जिनके फलस्वरूप ओजस्वी सांस्कृतिक परिणाम संभूत हो सके। अब बात करते हैं हम लोग महाराणा कुंभा की कई उपाधियाँ थी उनके बारे में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति से कुंभा द्वारा धारण की गई अनेक उपाधियों की जानकारी मिलती है, जिनमें महाराजाधिराज, राजरायन, रानो रासो, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु और परमगुरु आदि उपाधियाँ उन्होंने धारण कर रखी थी। राजगुरु का अर्थ है कि राजनीतिक सिद्धांतों में दक्षता, दानगुरु का तात्पर्य महान दानी, हालगुरु का अभिप्राय पहाड़ी दुर्गों का स्वामी तथा परम गुरु का अभिप्राय अपने समय के सर्वोच्च शासक से माना जाता है। रसिक प्रिया में भी कुंभा की कुछ उपाधियों का उल्लेख मिलता है, जैसे छाप गुरु, छापामार युद्ध पद्धति में पारंगत, नरपति, अश्वपति और गणपति, इन सभी का अभिप्राय है कि कुंभा विशाल सेना का स्वामी था। अब हम बात करते हैं कुंभा के मूल्यांकन। कुंभा का वास्तविक जीवन कैसा रहा, उसने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल करी, उसका हम लोग एक मूल्यांकन बहुत जरूरी हो जाता है। महाराणा कुंभा की गणना मेवाड़ के परम पराक्रमी और तेजस्वी राजाओं में की जाती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार उसने न केवल विरासत में मिले राज्य की रक्षा ही की, अपितु उत्तर पूर्व में उसकी सीमाओं का विस्तार भी किया। यह ठीक है कि उसके शासनकाल में उसके द्वारा विजित कुछ क्षेत्र उसके हाथ से निकल गए, परंतु कुंभा का महत्व इस बात में है कि अपने समय के शक्तिशाली मालवा और गुजरात सुल्तानों तथा मारवाड़ के राठौड़ों को निरंतर आक्रमणों के विरुद्ध उसने अपने राज्य को सुरक्षित रखते हुए उसका विस्तार किया था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में उसे धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया है।
कुंभा महान प्रजापालक और धर्म सहिष्णु शासक था। उसने आबू तीर्थ पर जाने वाले जैन तीर्थ यात्रियों से ले जाने वाले कर को समाप्त कर दिया था। कर्नल टॉड ने लिखा है कि राणा कुंभा में लोकप्रियता का गुण था। मेवाड़ की प्रजा उस पर बहुत श्रद्धा रखती थी। राणा ने प्रजा की सुविधाओं और राज्य के हित के लिए बहुत से अच्छे कार्य किए थे और इन्हीं कारणों में से संपूर्ण राजस्थान में उसे बहुत ख्याति मिली। वास्तव में कुंभा का व्यक्तित्व बहुमुखी था। जिस समय वह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय मेवाड़ आंतरिक अव्यवस्था का शिकार बना हुआ था। सीमांत क्षेत्र के करद शासक व सामंत स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे तथा पड़ोसी मुस्लिम शासक मेवाड़ को हड़पने की योजना बना रहे थे। लेकिन कुंभा ने बड़े धैर्य और साहस से आंतरिक उपद्रवों का दमन किया, मारवाड़ के राठौड़ का प्रभाव क्षीण किया तथा मुस्लिम शासकों के आक्रमण को विफल किया। यह कुंभा की सैनिक प्रतिभा एवं योग्य नेतृत्व का प्रमाण है। कुंभा कुशल राजनीतिज्ञ भी था। उसने राजपूतों की लड़ती हुई मरने की परंपरा का पालन नहीं किया, बल्कि परिस्थितियों के अनुकूल कदम उठाए। उसने पड़ोसी शत्रुओं को कभी संयुक्त मोर्चा बनाने का अवसर ही नहीं दिया। यही कारण है कि मालवा और गुजरात के सुल्तान कुंभा के विरुद्ध समझौता करने के बाद भी संयुक्त होकर कुंभा से नहीं लड़ सके। कुंभा ने सदैव अपनी शक्ति और साधनों की सीमाओं में रहकर कार्य किया और इसलिए उसने मालवा तथा गुजरात जीतने की कभी योजना नहीं बनाई। अतः कुंभा को व्यवहारिक राजनीतिज्ञ भी कहा जा सकता है। उसने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को इतना सुदृढ़ बनाया कि शत्रु अचानक आक्रमण करके मेवाड़ की स्वतंत्रता को कोई संकट पैदा न कर सके। उसने कभी अपनी मुस्लिम प्रजा पर अत्याचार भी नहीं किया। डॉक्टर उपेंद्रनाथ डे का मानना है कि कुंभा के काल में मेवाड़ एक शक्ति के रूप में उदित हुआ था। डॉक्टर डे का यह भी मानना है कि अभी तक कुंभा का सही मूल्यांकन नहीं हो पाया है। प्रशस्तियों के आधार पर वह एक अति मानव था, जबकि फारसी वृत्तांतों के अनुसार वह एक कमजोर शासक था। निस्संदेह वह एक योग्य शासक था। सिसोदिया राजपूतों के एक वर्ग का दमन करने के लिए राठौड़ों की सेवाओं का उपयोग किया, किंतु राठौड़ों को शक्ति संपन्न देखकर उनके प्रभाव को समाप्त भी कर दिया। मेवाड़ में अपने सर्वोच्चता के विरुद्ध किसी के सुनने वाला नहीं था, इसलिए उसने अपने भाई खेमकरण को राज्य से निर्वासित कर दिया। अपने पड़ोसी राज्यों के प्रति उसकी नीति बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं थी, क्योंकि उसने उन्हें अपने अधीन तो किया, किंतु उन राज्यों पर मुस्लिम शासकों के आक्रमण के समय उनकी कोई मदद नहीं की। उसने प्रारंभ में राठौड़ों के प्रति भी गलत नीति अपनाई और इस गलती का एहसास होने पर जोधा से मैत्री संधि की। सांस्कृतिक क्षेत्र में उसकी देन अभूतपूर्व है और यही कारण है कि कुंभा को इतिहास का एक युग पुरुष मानते हुए श्रद्धा से याद किया जाता है।